Hello everyone. Now we are going to start our lecture number 2 of electric charges and field. तो आपको पिछले लेक्चर में हमने चार्ज की प्रॉपर्टी बताई थी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, चार्ज को ट्रांसफर, चार्ज की कुछ चार्ज कंजर्व होता है, बहुत सारी चीजें बताई थी, थ्योरी बताई थी बेसिकली, उस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं बन सकते थे। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं इसमें आपको याद भी करना है और थ्योरी भी है और साथ में न्यूमेरिकल्स भी है। तो इसके लिए हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी देंगे लास्ट में करने को। साथ में हम आज के टॉपिक में कुलॉम्स लॉ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कुलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को देखेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुलॉम्स लॉ क्या होता है? कुलॉम्स लॉ की एक डेफिनेशन है, इसको आप देख लीजिए, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है कुलॉम्स लॉ। तो कुलॉम्स लॉ बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारे दो चार्ज हैं, एक चार्ज मैं लेता हूँ Q1, जैसे मेरा ये चार्ज Q1 है और एक ही चार्ज मेरा Q2 है। मैंने दोनों चार्ज ले लिए हैं और दोनों को मैंने पॉइंट चार्ज बना दिया। ये भी पॉइंट चार्ज है और ये भी मेरा पॉइंट चार्ज है। तो और इन दोनों के बीच में मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में मेरा डिस्टेंस दे देता हूँ मैं R यूनिट्स। R यूनिट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो अब R यूनिट जब मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रहा हूँ, हाँ तो देखिए, तो R यूनिट जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ तो हमारा कुलॉम्स लॉ क्या कहता है, इन देखिए अगर ये पॉजिटिव होंगे, मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, साथ में ये भी पॉजिटिव है, मान लेते हैं, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो इनके बीच में रिपल्शन होगी, तो रिपल्शन होगी तो इसकी फोर्स यहाँ लगेगी, और फोर्स जब इसकी वहां लगने वाली है तो इसकी फोर्स यहाँ लगने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा होगा फोर्स, इसको हम कहते हैं 2-1, और इसको हम कहते हैं, इस वाली फोर्स को 1-2। तो हमारा कोलॉम्स लॉ क्या कहता है कि हमारी जो फोर्स है, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हम कोलॉम्स लॉ को अच्छे से देख सके। तो कोलॉम्स लॉ हमारा क्या कहता है, जो हमारी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड इन द सेंस, आपको मैं बताता हूँ मैग्नीट्यूड कैसे है। जैसे ये फोर्स है हमारा, तो F इज इक्वल टू, मतलब X इज इक्वल टू नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और साथ में Q2 का भी मैग्नीट्यूड। पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पता है कि वो एक कन्वेंशन ही है, और ये साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है हमारे R स्क्वायर से। तो यही हमारा कुलॉम्स लॉ है, इतना सा। अब सबको पता है, हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारा सीधा ये F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक डेफिनेशन में ऊपर लिख देता हूँ छोटी सी। जैसे हम कुलॉम्स लॉ F इज इक्वल टू हट लिखेंगे यहाँ पे, तो F इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, एक बनेगा बड़ा सा K, एक Q1, एक Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये फोर्स की डायरेक्शन नहीं बताएगा, यानी ये मैग्नीट्यूड है। होल वेक्टर लगा देता हूँ मैं बाहर में, क्योंकि R स्क्वायर तो पॉजिटिव है और K भी पॉजिटिव है, और K की वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। K की वैल्यू क्या है हमारी, K की वैल्यू और कुछ नहीं है हमारी, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब आप पूछेंगे हमारा एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट कुछ नहीं होता है हमारा, ये परमिटिविटी का रिलेटेड कुछ होता है कि परमिट कितना करता है जाने में। वो एक कांस्टेंट है बेसिकली, मतलब इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। जैसे हमें पता है कि एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन टेम्परेचर, वैसे ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, मतलब वैक्यूम में जो हमारी फ्री स्पेस है उसकी परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट को क्या कहेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट की एक वैल्यू है सिंपली, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी और कुछ नहीं है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी वैसे कोई काम की नहीं है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ, 8.854, 8.854 यहाँ पे पॉइंट है, इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी। तो अब जब हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देख चुके हैं, तो हम देखते हैं इसके आगे की चीज। अब हमें मेन तो ज्यादातर जगह पे के को यूज करना है ना हमें,
तो हम के की वैल्यू देख लेते हैं ना डायरेक्ट, क्यों फालतू में एप्सिलॉन नॉट पे दिमाग खराब करे, वैसे भी कोई काम का है नहीं, फालतू है। हम सीधा यहीं पे लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, मतलब एप्सिलॉन नॉट जो आएगा उसको 4 पाई से मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारी वैल्यू क्या निकलेगी के की, कुछ 9 इंटू में 10⁻⁹ यूनिट मैं नहीं बताऊंगा, यूनिट आपको सोचना है। पता ही है, डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा है क्लास 11th में कि अगर ये कोलॉम स्क्वायर, और ये मतलब हमें इतना तो पता ही है ना कि दोनों इनवर्स है। तो जैसे ही हमें पता है इनवर्स है तो यूनिट बता ही देता हूँ मैं। यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ऐसा आपको पता है क्यों है, क्योंकि इनवर्स है, तो हम डायरेक्ट पर कूलम स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा के था यहाँ पर। के यानी हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो हमारा के आया, और के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये बहुत इजी है याद करना, 9 × 10⁻⁹ तो याद करना बहुत ही ईजी है। तो ये कूलॉम लॉ था, और कूलॉम लॉ की कुछ स्टेटमेंट है, आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिए। द कूलॉम लॉ स्टेट दैट म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, या फिर आप लिख लीजिए Q1 and Q2 is proportional to their product, which is Q1 Q2, and inversely proportional to the square of the distance between them, RAB। मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा कूलॉम्स लॉ था। तो चलिए अब हम ये हमारा एक आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक डेफिनेशन भी है, तो वो आपको यहाँ दिखा देता हूं मैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा क्या होता है, इट्स नथिंग बट द मीडियम जो होता है हमारा, उसका रेशियो, उसका परमिटिविटी का रेशियो हमारा वैक्यूम की परमिटिविटी के रेशियो, मतलब उन दोनों का रेशियो बेसिकली, जैसे 1:2 होता है वैसे ही। तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, ई अपॉन में ई नॉट लिख देंगे। ई नहीं है ये वैसे, ये हमारा है एप्सिलॉन। इसको मीडियम लिखिए आप, एम लिखिए, वहां पे लिखा नहीं है, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मैं आपको बताता हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट छोटा क्या होता है या स्मॉल के। वो कैपिटल के था, ये स्मॉल के होता है, ठीक है। और इसको हम कभी कभी ई आर भी बोलते हैं, ई रिलेटिव, मतलब एप्सिलॉन रिलेटिव, या फिर रिलेटिव हमारा वो हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। तो अभी हम देखते हैं ये आया कैसे। ये हमारा आया कैसे, ये ऐसे आया कि हमारे पास जो फोर्स थी वैक्यूम में, हमारे पास जो फोर्स आती है वो आती है के, कैपिटल के, यानी कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और ये के हमारा क्या होता है बेसिकली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सबको पता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वैक्यूम के अंदर। तो ये हमारी डेफिनेशन थी यहाँ की। अभी हम देखते हैं अपनी डेफिनेशन। ये तो हमारा एफ वैक्यूम था। अब हम देखते हैं एफ मीडियम। तो एफ मीडियम क्या होता है हमारा, सिंपली एफ मीडियम हम लिख देंगे, यही सब कुछ कॉपी कर देंगे, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर तो है ही, और इधर आ जाएगा 1 भी आ जाएगा इधर, इंटू 1/4 पाई। जैसे अगर मैं इसको मीडियम लिखा तो एप्सिलॉन मीडियम में लिख देता हूँ। तो ये हो गया मेरा एफ मीडियम। तो आप देख सकते हैं के की वैल्यू कैसे निकाली है हमने, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। और जब हम ये करेंगे तो आपको पता ही है कि हमारा ये जो Q1 Q2 है ये सब कट जाएगा। यहाँ से के हटा देता हूँ मैं अभी। तो Q1 Q2 सब कट जाएगा क्योंकि मैंने के को यहाँ पे लिख दिया है। तो Q1 Q2 आर स्क्वायर गया, Q1 Q2 आर स्क्वायर गया, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। 4 पाई से 4 पाई भी गया, 4 पाई से 4 पाई भी गया। अब रहा एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन एम, और 1/, में तो एप्सिलॉन एम ऊपर चला जाता है, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाता है। तो याद रखना है हमने बेसिकली फोर्स इन वैक्यूम को डिवाइड किया है फोर्स इन मीडियम से, और इससे हमें निकला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं ERB। इसका बहुत यूज है। इसका यूज कैसे है कि हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमेशा पता होती है, और उससे हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन रहता है।
तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें एप्सिलॉन मीडियम निकालना होगा तो डायरेक्ट इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सीधा मिलेगा क्या, एप्सिलॉन मीडियम। और वैसे ही सिमिलरली डिवाइड कर देंगे तो हमें के मिल जाएगा। तो ये था हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। वैसे आप इसको फिगर को एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा फिगर देखेंगे तो थोड़ा सा क्लियर रहेगा। उसके बाद मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये क्या होता है। चलिए, आपने देख लिया होगा फिगर को, तो अब मैं इसको समझाता हूँ। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इसमें मैं बताता हूँ। एक मैं लाइन लेता हूँ, ऐसी वाली लाइन लेता हूँ, बड़ी वाली। हाँ ठीक है। तो एक मैं लाइन लेता हूँ अपनी, ये वाली, ठीक है। ये एक लाइन थी मेरी। अब इस लाइन पे मैंने क्या किया, इधर मैंने रखा है Q1 चार्ज और इधर मैं रखता हूँ Q2 चार्ज, ठीक है। वो एरोस किसके लिए अभी मैं बताऊंगा आपको। Q1 Q2 रख दिया। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों का रेडियस वेक्टर क्या होगा। रेडियस वेक्टर इन द सेंस मैं आपको रेडियस ही वो निकाल के देना चाहूंगा। तो रेडियस वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन देनी है बेसिकली हमें। तो 1 से 2 की तरफ जाने वाले को हम कह देंगे R12, और उल्टा आने वाले को हम कह देंगे R21। तो ये, और ये R लेंथ है, तो R लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे R कैप को तो हमें मिल जाएगा। लेकिन अभी हमें डायरेक्शन से मतलब है, और इसकी टोटल लेंथ मैंने दोनों के बीच का सेपरेशन R दिया है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स हमारा यहाँ पे लगेगा, और इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। सिमिलरली हमारा एक फोर्स यहाँ पे भी लगेगा जिसको हम कहेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये दोनों हमारे फोर्स। तो सबसे पहले फोर्स के बीच का मतलब हम रिलेशन जान लेते हैं। तो ये होता है हमारा F12 का ये मॉड इक्वल टू F21 के मॉड। तो यही हमारा फोर्स के बीच का रिलेशन है। सबको पता है कि हमारा फोर्स क्या होता है, Q1 Q2/r², लेकिन हमें वो जो फोर्स डायरेक्शन नहीं बताता है, तो हम उसके बस मैग्नीट्यूड्स को इक्वल कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों के बीच में हमारा एंगल 180 डिग्री है, क्योंकि दोनों के अलग अलग दोनों डायरेक्शन है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, F12 का कॉस 180 तेरा F21 हो जाएगा, और F21 का कॉस 120 हमारा F12 हो जाएगा। तो मतलब नेगेटिव साइन लगा देंगे बेसिकली, कि हमारा क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ। F12 वेक्टर जो है हमारा, वेक्टर साइन नहीं हटाना है उसके ऊपर से कभी भी, इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। सिमिलरली R में भी ऐसे कर लेंगे, R12 का जो वेक्टर है हमारा, जिसके ऊपर कैप लगा है, ये सिमिलरली माइनस ऑफ R21 है, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी नॉलेज थी हमारी कूलॉम्स लॉ की। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो हमें इसको वेक्टर फॉर्म में डिराइव करना है, और हमें F12 पता है, F21 हम F को लिखते क्या है बेसिकली, K Q1 अपॉन में K Q1 Q2/r² लिखते हैं। तो अभी हमें F की डायरेक्शन देनी है। जैसे मान लेते हैं अगर हम F12 निकालना चाहेंगे, वैसे ये अभी मैं इरेज कर देता हूँ, इसका कोई यूज नहीं है। R12 और R1 यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज क्या है। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक, हाँ तो देखिए, हमारा फोर्स होता था K Q1 Q2/r²। तो हम F क्या लिखेंगे, K Q1 Q2/r², ये लिखेंगे। तो अभी ये तो मैग्नीट्यूड है। अब हमें इसके अंदर चाहिए हमारा वेक्टर फॉर्म चाहिए अब इसके अंदर। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा हमारा, हमें बस यहाँ पे
जैसे F12 मतलब 1 से ये वाली जो फोर्स है ये डायरेक्शन के साथ चाहिए, वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं ना, तो F12 लेफ्ट साइड है, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम ए मान लें, तो एपी की तरफ है। तो एपी की तरफ और कौन सा वेक्टर है हमारा, R21 वेक्टर। तो हम इसको डायरेक्शन देने के लिए सिंपली क्या करेंगे, F12 दिया है तो इसको हमें डायरेक्शन देनी है F12 की, तो या तो हम लिख देंगे अलोंग एपी वेक्टर या हम लिखेंगे R21 वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर है, मतलब एक यूनिट से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी बात थी R12 R21 वेक्टर। तो ये हमारा पूरा था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। आप डेफिनेशन देख लीजिए ये हम कैसे करते हैं। हमें मेन क्या देखना था वेक्टर फॉर्म में, कि हमारा जो F12 है वो अगर निकालना चाहेंगे तो हम F21 रखेंगे अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। अगर नेगेटिव होंगे तो कहानी पलट जाएगी। अगर ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वाले का यहाँ पे फोर्स दिखता है। यहाँ पे क्या फोर्स लिखा है, R12, मतलब वेक्टर में R12 लिखा है। और पॉजिटिव पॉजिटिव वालों का तो बात ही अलग है, पॉजिटिव पॉजिटिव वालों का तो मैंने आगे बताया ही है। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ था। तो ये आपने देख लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो चलिए अब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को देखते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो हमारे जो टू चार्जेस हैं या दो से ज्यादा चार्जेस हैं, तो उन एक Q1 चार्ज है, जैसे मैं बताता हूँ, एक Q1 चार्ज लेता हूँ, ये हमारा Q1 चार्ज है। तो ये जो हमारा Q1 चार्ज है, अगर यहाँ पे मैंने Q2 रख दिया, यहाँ पे मैं Q3 रख देता हूँ, तो जो मेरा Q1 चार्ज है उस पे हमारा जो F नेट होगा वो मेरा यहाँ से, जैसे ये नेगेटिव है और मान लेता हूँ ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं और साथ में हमारा वो भी चल रहा है, तो मैं इनको डायरेक्टली मान लेता हूँ पॉजिटिव। तो अब आप गेस करिए कि होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। अब ये होगा कि जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, तो ये अपना Q2 के द्वारा फोर्स मतलब F(1)/2 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये भी इस तरफ आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव तो नेगेटिव जाएगा ही, तो ये F(1)/2 ये 3 है, तो 3, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो F12 F13 और दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट हम इन दोनों का सम कर देंगे। वेक्टर सम करना है बेसिकली, वेक्टर सम। अगर ये कुछ एंगल्स पे होंगे तो हम एंगल को भी कंसिडर करेंगे, ये बात है। वेक्टर सम, वेक्टर्स आना चाहिए इसके लिए, अगर वेक्टर्स नहीं आता है तो फिर ये बहुत मुश्किल होने वाला है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की एक सिंपल से हमारी डेफिनेशन भी है, मतलब अगर वो लॉ है एक प्रिंसिपल है तो उसकी हमने एक अपनी वर्डिंग्स में आपको बताया था कि वो इजीली हम उसे समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप वेक्टर्स की वीडियोस आप टीसी आप मतलब यूट्यूब पे डालिए वेक्टर्स आना चाहिए, तो उसके लिए आप थिंक कंपटीशन वेक्टर्स डाल के सर्च कर लीजिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। वो चैनल वाले बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये बात है। तो वेक्टर, तो वेक्टर के लिए वहां जाइए। वेक्टर यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि 12th का कंटेंट है, और वहां पे वन शॉट में सब कुछ क्लियर किया गया है। 12th के लिए इफेक्टिव है, मतलब 11th का कॉन्सेप्ट वन शॉट में क्लियर किया गया है, जो मेन मेन चीजें हैं वहां पे टीसी पे। तो वहां पे आप जाइए और 11th को स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि आपको लगे नहीं कभी के कुछ गड़बड़ हुई है हमेशा, तो वो सब चीजें सेट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ 11th का कमजोर है तो सीधा यूट्यूब पे जाना है, थिंक कंपटीशन सर्च करना है, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना है, और आपको वहां पे सारी वीडियोस मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए अब हम सुपरपोजिशन की एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है कि हमारा जो एवरी चार्ज होता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी चार्ज इन स्पेस creates an electric field at the point independently of the presence of other charge in that medium. The resultant electric field is a vector sum of electric field due to individual charge. What? Vector sum. Now आपको पता है कि वेक्टर सम कैसे निकालते हैं, नहीं आता है तो आप जाएंगे
चैनल पे, और बाकी तो कुछ नहीं है। तो मेन यहाँ पे ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है अगर जैसे Q1 Q2 में चार्ज आपको देता हूँ, जैसे स्लाइड पे एक चार्ज देता हूँ मैं Q1, एक देता हूँ मैं Q2, एक देता हूँ मैं Q3, और एक देता हूँ मैं Q4, और मैं Q1 पॉजिटिव रखता हूँ और इन सबको नेगेटिव रखता हूँ। ठीक है, तो अभी Q4 पे एक फोर्स निकलेगी, एक फोर्स यहाँ निकलेगी, एक फोर्स यहाँ निकलेगी, इनके बीच में कुछ एंगल होगा, इनका वेक्टर सम कर देंगे तो हमें Q1 पे F नेट निकल जाएगा। लेकिन इसी दौरान आपके दिमाग में आता होगा कि भाई Q3 है और ये दोनों नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन नहीं होना चाहिए। रिपल्शन होगी तो इससे जनरेट होने वाली फोर्स कम नहीं हो जाएगी, और अगर इससे जनरेट होने वाली फोर्स कम हो जाएगी तो माइनस नहीं करना चाहिए कुछ हमें। तो ये पॉइंट चार्जेस है, और कुलॉम्स लॉ और ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के तहत पॉइंट चार्जेस पे ये सब चीजें इफेक्टिव नहीं है। अगर हमें Q1 और Q2 को मानना है तो हम मानेंगे कि Q1 और Q2 ही इस पूरे ब्रह्मांड में है, ना अर्थ है, ना सोलर सिस्टम है, ना मिल्की वे गैलेक्सी है, सिर्फ Q1 Q2 है, और वो बहुत पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट चार्ज है जिनको हम देख नहीं सकते, बस हम इमेजिन कर रहे हैं पॉइंट चार्ज। तो ये हमारे Q1 है और ये Q2 है। तो समझ गए होंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता अर्थ है क्या है। अगर हम अर्थ और मार्स पे मतलब बहुत दूर से देखेंगे, बहुत बड़े लेवल पे देखेंगे, तो अर्थ और मार्स हमारे लिए पॉइंट चार्जेस ही तो होंगे। अगर हम बहुत बड़े लेवल पे देखेंगे, यूनिवर्स के लेवल पे देखेंगे, तो अगर हम अर्थ और मार्स के बीच में हम नेट चार्ज निकालना चाहेंगे, वैसे तो हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यूज कर लेंगे Gm1m2/r²। लेकिन अगर हम चार्ज को देखना चाहेंगे तो हम चार्ज को देखने के लिए दोनों को क्या करेंगे, मानेंगे कि सन का कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, सन अर्थ की फील्ड को कुछ चेंज नहीं कर रहा, हम सिर्फ मार्स को देखेंगे, मून को देखेंगे, सन का मार्स को और अर्थ को देखेंगे। सन का मार्स पे कोई प्रभाव नहीं होगा, सन का अर्थ पे कोई प्रभाव नहीं होगा। ये बात तब है जब हम पॉइंट चार्जेस को कंसीडर कर रहे हैं, और हमारे पॉइंट चार्जेस क्या हैं, Q1 Q2। हमें किसी और को नहीं देखना है। ये बहुत बार हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है और लोग सबके चार्जेस को माइनस करने लगते हैं, या फिर वो स्टेटमेंट टाइम में लिखा होता है कि Q1 का Q2 पे इफेक्ट है, Q2 का Q3 पे इफेक्ट है, नॉन ऑफ द दीज। तो वैसी कंडीशन में हमें नन ऑफ दीज करना होगा। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या बोर्ड लेवल के लिए आप नोट कर लीजिए, इसको लिखना चाहते हैं तो। अब हम इसका वेक्टर सम निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, फोर्स है, इनके बीच में थीटा है, कुछ थीटा ये भी है, तो F1 का कंपोनेंट्स कर लेंगे। कंपोनेंट्स करना नहीं आता है तो कहाँ जाना है आपको पता है, F1 का साइन थीटा निकालेंगे और F2 का साइन थीटा निकालेंगे, फिर तो ऐसे हम निकाल लेंगे, साइन थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा का सम कर देंगे। अगर F2 और F1 इक्वल है तो साइन थीटा हमारे दोनों कट जाएंगे, क्योंकि इनका वेक्टर सम 0 हो जाएगा। नहीं है तो जो बड़ा होगा, जैसे इस हिसाब से मेरे को Q2 मान लेते हैं हम बड़ा है, तो Q2 को मान लेंगे सिर्फ। Q2 हमारा तो हमारा हो जाएगा F2 माइनस F1 हो जाएगा। दोनों का साइन थीटा भी रहेगा और थीटा दोनों में सेम है। ऐसे हमें देखना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स को। तो ये हमारी बात थी कुलॉम्स लॉ की, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, और हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये आज की वीडियो के कॉन्सेप्ट्स। तो अब जब इतना कुछ पढ़ा है तो हमें पता भी तो चलना चाहिए कि कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अब आपको मैंने बताया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के वक्त कि हमारा कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो उसी पे एक क्वेश्चन है हमारा कि 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, ये स्क्वायर के उस पर रखे हुए हैं हमारे साइड्स पे, और उनका ईच हम 16 माइक्रोकुलॉम बांध रहे हैं। 16 माइक्रोकुलॉम है। इसको इजी कैलकुलेशन के लिए अभी हम 1 मान लेते हैं, बाद में आप 16 मान लीजिएगा। तो अभी के लिए हम इसे 1 मानते हैं। और एक माइक्रोकुलॉम में कितने कुलॉम होते हैं, जरा सोच के बताइए। तो 10⁻⁻6 कुलॉम होते हैं। तो 10⁻⁻6 कुलॉम पता ही है 1 माइक्रोकुलॉम, तो ये 1 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इसमें Q1 रखा, यहाँ पे Q1 रखा, Q2 रखा, Q3 रखा, और Q4 रखा। अब हमने इतना सब कुछ रख दिया,
यहाँ पे। और अब हमें कुछ आना भी तो चाहिए कि हमने रखा क्यों है, तो कोई रीजन तो होगा इसको रखने का। तो इसको रखने का रीजन ये है कि अब हमें यहाँ पे निकालना है चार्ज। तो आप देख रहे हैं ये Q3 है, तो Q3 का चार्ज निकलेगा Q1 पे कैसा, कुछ ऐसा निकलेगा। ठीक है, वेक्टर्स हम निकालना चाहेंगे हम। ठीक है, सिमिलरली Q2 का चार्ज हमारा निकलेगा Q1 पे ही, निकाल लेते हैं नेट चार्ज कुछ ऐसा। और Q4 का चार्ज निकलेगा हमारा सिंपल ऐसा। ठीक है, तो अब हम इजी कैलकुलेशन के लिए इस स्क्वायर को भूल जाते हैं, इन सबको भूल जाते हैं। हमें पता है कि फोर्स का सबका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इस थर्ड वाली का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। और उसका रीजन आपको पता है कि ऐसा क्यों है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये थर्ड वाला डायगोनल है, और वो होता है हमारा, पाइथागोरस लगा दीजिए, या फिर ऐसे याद भी रखना चाहिए कि हमारा √2a होता है। ए मतलब ए यानी 0.4 ए, तो ये √2a होता है, यानी कि 0.4 √2 होता है यहाँ पे। तो उसको मैं लिखता हूँ। अब मैंने इसका वेक्टर डायग्राम बना दिया, तो अगले स्लाइड में आपको थोड़ा सा ये इमेजिन करने में दिक्कत होगी, इसलिए सिंपल वेक्टर्स दिखाता हूँ। तो ये हमारे वेक्टर्स बने हैं कुछ। तो इसमें हमारा इसका डिस्टेंस मैंने क्या बताया, 0.4 √2। और इसमें क्या है, 0.4। और इधर भी हमारा 0.4 ही है। अब बात है, ये स्क्वायर है तो ये दोनों, इसका डायगोनल 45 डिग्री पे तो रहेगा ही। ये 45, ये भी 45, ये 45 तो ये भी 45, ये 45, ये 45, ये 90। सारे एंगल 45 है, और ये दोनों दोनों एंगल 90 है, बस पता चल गया। मैग्नीट्यूड इसका हम मानते हैं F1। एफ भी मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड को देखेंगे सिर्फ तो एफ है, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं सिर्फ। वरना फिर हमें लिखना पड़ेगा F12 F31, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हमें एक स्मार्ट वे में काम करना है। बोर्ड लेवल पे आप करेंगे तो आपको F12 लिखना पड़ेगा, F21 लिखना पड़ेगा, फिर दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, दोनों को मैग्नीट्यूड को इक्वल करना पड़ेगा, और ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप स्मार्ट वे में सोचेंगे सोचेंगे तो एफ ले लीजिए इसको। ये भी एफ है क्योंकि दोनों को पता है ये सेम है। और ये हमारा क्या है, इसमें रेडियस में √2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गया ना, मतलब मल्टीप्लाई में। तो वो क्या हो जाएगा, आप सोचेंगे, अगर आप एफ हमारा अगर पता है कि एक एफ हमारा होता है K Q1 Q2/r², K Q1। और यहाँ पे सारे चार्ज इक्वल है, सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ा प्रॉफिट तो ये है। हम डायरेक्ट यहाँ पे K Q1 Q2 क्यों लिख रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं KQ² हमें R²। क्यों इतनी फालतू की मेहनत करनी, सारे चार्जेस को क्यों मानेंगे हम। ये होता है हमारा स्मार्ट वे। तो KQ² में R² होता है। तो 0.4 का स्क्वायर रहता है तो ठीक है, कोई नहीं, ये हमारा एफ है। F1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। F12 कुछ नहीं है, F1 है। F2 क्या होगा हमारा, F2 कुछ नहीं होगा सर। F2 होगा हमारा KQ² में R², और R है हमारा 0.4 तो 0.4 का स्क्वायर तो रहेगा ही, और √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो आपको क्या दिख रहा है, F1 और F2 को कंपेयर करेंगे तो ये पूरी जो टर्म है हमारी, यानी ये जो हमारी पूरी क्वांटिटी है, ये वाली, ये क्या है, ये हमारी और कुछ नहीं है, हमारी F1 ही तो है, F1 ही तो है ये हमारी। और कुछ दिखती है आपको, ये F1 है। ये पूरी क्वांटिटी F1 आपने देख ली। तो F1/2, तो ये वाला हो गया मेरा क्या हो गया, F1/2। चलिए, अब हमने इतना काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको मैं साइड पे इरेज कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकूँ एक ही स्लाइड में। तो ये मैं साइड का इरेज कर रहा हूँ, ताकि आप समझ सके। आप तो समझ ही गए होंगे, अब F1 F2 क्या है, नोट कर लिया होगा तो वहां से देख लीजिएगा दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं बार बार लिखता ही रहूंगा। तो इसमें अब आप सोचेंगे, तो F1 क्या होता है हमारा, F1 तो ऊपर वर्टिकली है। वर्टिकली हम क्या करें, इसको वर्टिकली तोड़ें या फिर इसको साइड में ऐसे करके कंपोनेंट लेके तोड़ दें, ऐसे कंपोनेंट ले लें। तो मेरे हिसाब से वर्टिकली लेना ज्यादा बेटर रहेगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, क्योंकि उस पे सोचना भी इजी हो जाता है और बाकी चीजें भी इजी हो जाती है उस पे। तो मैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों लेना चाहूंगा। तो ठीक है, लेते हैं फिर, जब ऐसे ही काम करना है तो लेना चाहिए फिर हमें, तो लेते हैं फिर।
तो F1 है, F12 का cos थीटा कहाँ जाएगा? F12 का cos थीटा कहाँ जाएगा सर? वो और कहीं नहीं जाएगा, वो इधर ही जाएगा। ये हमारा F12 का cos थीटा होगा, और F12 का sin थीटा इसके साथ चला जाएगा, मतलब F1/2 का, और F1 वहां रहने दो और F1 यहाँ रहने दो। तो बेसिकली हमारा होना कुछ नहीं है, हमारी कुछ कंडीशंस आएंगी। क्या कंडीशन आएगी मैं बताता हूँ। हमारा एक तरफ आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, हमारा F1, F1 F2 लिखने के बजाय जब बाय टू रखना है तो F रखते हैं, प्लस F का sin 45। sin 45 क्या होता है? 1/√2। तो F/√2 आ गया। ये हमारा आया ऊपर वर्टिकल चार्ज, वर्टिकल लिख लेते हैं। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल हमारा कितना फोर्स आया? हॉरिजॉन्टल में फोर्स आएगा हमारा, ये F1/2 का √2 है, यानी F1/2 √2। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? F प्लस F/2 √2, क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना, सेम ही तो है। F और cos 45 ले या sin 45 ले, सेम ही तो होना है 45 तो F/2 √2 दोनों को सेम कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों सेम आया, तो इनका एक कंपोनेंट निकलेगा कहाँ पे? दोनों का कंपोनेंट आपने पढ़ा होगा, वेक्टर्स में नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए उसको। तो कंपोनेंट कहाँ निकलेगा? यहाँ पे निकलेगा, एक 45 डिग्री पे ही कंपोनेंट निकलेगा, क्योंकि दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। और वो होगा क्या हमारा? अंडर रूट में F+1/F+F/2 का होल स्क्वायर प्लस F+F/2 का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट, यानी 2 ये आ गया, तो इसका √2 टाइम्स हो जाएगा। इस पूरे वाली टर्म जो आई है हमारी, इसका √2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारा नेट फोर्स कुछ नहीं होगा, हमारा F+F/2 तो आया ही है, और इसका हमें सिंपली क्या कर देना है? F1 का हम कंपोनेंट करेंगे इधर, मतलब दोनों का अंडर रूट में a² + b² करेंगे, तो F+F/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस F दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा, और उसका होल रूट रहेगा तो यहाँ पे √2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? वेक्टर्स आता होगा तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी, नहीं आता तो पढ़ लीजिए। तो ये हो गया हमारा √2, और F+F/2 का होल स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर का रूट, यानी ये हो गया हमारा F+F/2 तो √2F अपॉन में F+F/2, और F की वैल्यू आप रख लीजिएगा KQ² अपॉन में व्हाट? R² क्या है अपना? 0.4 का स्क्वायर, और चार्ज हमने 1 लिया है। तो अब देखिए, आप पहले से वैल्यू लेके चलते हैं, इक्वेशन आती, नंबर बड़ा आता, फिर सोचते रह जाते, फिर कंफ्यूज हो जाते, कहीं पे प्लस माइनस गड़बड़ हो जाता, तो उससे दिक्कत हो जाती। लेकिन उस वो हमें करना नहीं है, और हमें मतलब सिंपल रहेगा तो सोचने में भी इजी होगा। तो इजी सोच के लिए हमने इसको F रखा, F/2 रखा, दोनों को कंपोनेंट किया, F+F की टर्म में निकाल लिया, और F की अब हम वैल्यू रखेंगे। फाइनली F को डायरेक्ट निकाल लेंगे ना, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q² अगर 1 लेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो 16 लेंगे तो 16 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर कर देंगे तो -12 आ जाएगा। तो F की वैल्यू हम अपने हिसाब से ले लेंगे, हमें उसमें कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि F तो नॉर्मल है। F की वैल्यू ले लेंगे और फिर कोई टेंशन होगी नहीं हमें, हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो उस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। अरे इसी में कई बार हमारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, कि टेंशन वेंशन रह जाता है, स्ट्रिंग रह जाता है। तो उन क्वेश्चंस को आपको देखना है, अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और बाकी वन शॉट वीडियोस के लिए आप विजिट करिए थिंक कॉम्पिटिशन्स को। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं अपना। तो न्यूमेरिकल 2 देखने से पहले मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। चलिए अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। तो 3 चार्जेस आर अरेंज्ड एज शोन। तो पहला चार्ज है 2 कूलम, दूसरा चार्ज है 4 कूलम, और तीसरा चार्ज है क्या दूं, 8 कूलम ले लीजिए, ठीक है। और ये तीनों पॉजिटिव मान लें या नेगेटिव? चलिए इस बीच वाले को नेगेटिव मानते हैं, और बाकी दोनों पॉजिटिव है। तो अब आपको क्या लगता है किस तरफ क्या फोर्स निकलेगी? आपको क्या लगता है?
आपको लगता होगा कि फोर्स हमारी यहाँ निकल रही है वहां निकल रही है, तो वही आपको बस सोचना नहीं है इसमें, बस डिसाइड करना है पॉजिटिव से कहाँ जाएगी फोर्स। हमें मान लेते हैं 3 चार्जेस अरेंज है, तो हमें नेट फोर्स निकालना है, तो हम 2 कूलम पे नेट फोर्स निकालते हैं। तो इसका पॉजिटिव कहाँ जाएगा हमारा, इस तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो ये हमारा हो जाएगा 4 की वजह से 2 पे, और एक हमारा पीछे की तरफ आएगा, और पीछे की तरफ हमारा 8 की वजह से आएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। तो आपने रिपल्शन रिपल्शन देख लिया है, सब कुछ देख लिया, तो अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। हम के Q1 Q2/r² रखने से बजाय हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि एक फोर्स लेते हैं, डायरेक्ट ये वाला फोर्स निकालते हैं, 8 वाला। तो के Q1 Q2 रखना है, तो 8 × 2 16, तो 16 K, और अपॉन में r² रख लेते हैं। और ये तीनों हमारे 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो 2 यहाँ पे रख देंगे, 4 हो जाएगा। तो 4 यहाँ रखेंगे, तो ये 4 4 16 हो जाएगा, लेकिन मैं अभी रखना नहीं चाहता, क्योंकि एक पे 2 होगा, एक पे 4 होगा, तो 2 हमारा 8 से 4 यूनिट्स दूर है, तो हम 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी के। एफ हमारा के इक्वल आ जाएगा अगर हम 8 से निकालेंगे। तो इस तरफ हमारी नेट फोर्स के है, और ये हमारे नेट फोर्स जो होगी, जो जिसकी डायरेक्शन अलग है, ये हमारा होगा, ये एफ डैश मान लेते हैं इसको। तो एफ डैश हमारा क्या होगा, सिंपली 8 के ओवर r² रहेगा, लेकिन r² नहीं रहेगा, वो r तो हमारा 2 है, 4 रख देते हैं, तो ये हमारा 2 के होगा। तो अब आपको दिखा होगा यहाँ पे डिस्टेंस का असर। आप लोगों को लगता है कि चार्ज 8 है 2 है, तो 8 का 2 पे ज्यादा होगा और 4 का कम होगा, बट अब आपको डिस्टेंस का असर दिखा होगा। हमारा सन आप देखते हैं, हमारा सन कितना छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन हमको इतना बड़ा दिखता है वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत छोटा है। इतना छोटा है कि उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है पूरे यूनिवर्स के लेवल पे। तो हमारे सन का जो फोर्स हम पे आता है वो बहुत ज्यादा होता है, और हमारा जो मून है वो सन से भी छोटा है, मतलब सन को हम इतना छोटा बोल रहे हैं, मून सन से भी छोटा है। सन का मून का फोर्स हमारे अर्थ पे आता है पीछे साइड से, जिससे हमारी सुनामी वेव्स कई बार कंट्रोल होती हैं, कई बार आ जाती हैं, जब दोनों एक तरफ एक्लिप्स के दौरान वेव्स आ जाती हैं, सोलर एक्लिप्स के दौरान या फिर बाकी फुल मून के वक्त, तो वेव्स वगैरह आ जाती हैं, क्योंकि हमारे दोनों एक ही तरफ होते, तो एक ही तरफ फोर्स लग जाती। लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा कि मून अर्थ के पास है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी सन की इक्वल इक्वल का फोर्स लगा रहा है, तभी तो वेव्स को कंट्रोल कर रहा है। चांद अपनी फोर्स से वेव्स को कंट्रोल कर रहा है, पीछे खींच रहा है। अगर एक वेव यहाँ से उठना चाहती है, बेसिकली ऐसे उठना चाहती है, सन अपना यहाँ से खींच रहा है वेव को, अपनी तरफ खींच रहा है, तो इनके बीच में डिस्टेंस हम मानते हैं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं करीब करीब हमारा 1 लाख टाइम्स ऑफ मून का डिस्टेंस, 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पे एक मून रखा है, बिल्कुल यहाँ पे लगभग लगभग सटा ही हुआ है, क्योंकि सन की नजर से देखेंगे तो सटा ही हुआ है, तो इनके बीच में डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। अगर नेग्लिजिबल, अगर बिल्कुल ही टच्ड है तो 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो चार्ज के दौरान भी फोर्स है, और हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के दौरान भी फोर्स है, तो मून हम अपना अच्छा खासा काम करके इस वेव को पीछे की तरफ खींच लेता है, और वाटर ऐसे स्टिल रह जाता है, मतलब हल्का फुल्का तो उठता ही रहता है, लेकिन स्टिल रह जाता है। तो यही हमारा काम होता है मेन यहाँ पर भी, और हमें पता नहीं चलता। तो यहाँ पे 2 के आया, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस चार्ज की तरफ के हो जाएगा नेट फोर्स, और के की वैल्यू हम डायरेक्ट रख देंगे। ये होता है हमारा स्मार्ट फोर्स, 9 × 10⁻⁹ और ये फोर्स है। आपकी बार अब हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट न्यूटन लिखेंगे, क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू के। तो अब आपको लगता होगा कि ये तो बहुत मुश्किल होता, अगर हम, बहुत सारे लोग सेल्फ लेवल पे ट्राई करते हैं, तो वो के रखते हैं, क्यू रखते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें करते हैं। तो वैसा करने में क्या हो जाता है ना, क्यों पहले वैल्यू रख देते हैं, फिर वो बाकी चीजें करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू नहीं रखी, मैंने डायरेक्ट एफ को निकाला, एक टर्म में मेरे को के मिल गया, मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरे को के मिल गया। मैंने दूसरी जगह रखा, तो मेरे को वो 8K/4 मिल गया, तो मेरे को अच्छा लगा कि चलो 2K हो गया। तो अब मेरे को 2K मिला, के मिला, और इससे आपको एक शो भी हो रहा है कि
डिस्टेंस का कितना फर्क पड़ता है, केवल डबल, क्या 2 × 2 4 है तो मतलब 1/4 हो गया, और वो चार्ज डबल है तो पता चल ही रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर है। और चार्ज की यूनिट से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, क्यू पे ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ेगा, आर स्क्वायर पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। आर को आप 2 बढ़ा देंगे तो 1/4 हो जाएगा, चार्ज को आप 2 बढ़ाएंगे मतलब डबल कर देंगे मेरा मतलब, तो डबल ही होगा, तो ये हाफ हो जाएगा। तो यही हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स थे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, इनको आप ट्राई करिए, आपको अच्छे से अच्छा लगेगा तो सॉल्व करिए, उनको नहीं होता है तो आप कमेंट करिए, हम अगली वीडियोस में बता देंगे। तो पहला मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन मान सकते हैं, या फिर एक मिनट रुकते हैं, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए हैं, तो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हो ताकि आपसे हो जाए, मतलब ना हो मेरा मतलब, तभी तो आप कमेंट करेंगे। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस मैं देख रहा था। ठीक है, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चंस हमारे। तो रेगुलर हेक्सागन मैं दे देता हूँ आपको, आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन हमारे सेंटर से हर पॉइंट पे, इन सब पे चार्ज में रख देता हूँ, क्यू रख देता हूँ चार्ज, या फिर 1 कूलम रख दूंगा, ठीक है 1 कूलम चार्ज रख देते हैं। तो यहाँ पे क्यू चार्ज है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और सेंटर पे एक चार्ज है हमारा ए चार्ज। तो निकाल लीजिएगा डायरेक्ट, इनको बस आप करके निकाल लीजिएगा, वैसे ही हमारा स्क्वायर भी ले लीजिए, प्लस माइनस प्लस के ऑल्टरनेट रख लीजिएगा, और वैसे ही एक हमारा पेंटागन ले लेते हैं। तो इन सब पे आप सॉल्व करिएगा, पेंटागन सबके सब रेगुलर है, और सब पे आपको प्लस माइनस ऐसे रखना है और सॉल्व कर देना है, और सेंटर पे एक चार्ज मानना है ए, और इनको मानना है क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे रखना है। और देखिए यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आ गए, तो आप गेस कर सकते हैं कि किस तरफ होगा, इधर दोनों नेगेटिव है तो ये दोनों कट सकता है, आपको पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करते हैं, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम अपना गॉस लॉ और हमारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की कुछ फॉर्म्स हैं, मतलब वेक्टर फॉर्म वगैरह, और थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी निकालना और बाकी चीज़ें देखेंगे। तो थैंक यू, आप वीडियो ऐसे देखते रहिए।